Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. दोस्तों, आज मैं आपको अमेरिकन हिपोक्रेसी की एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जो आपके सोचने का नजरिया ही बदल देगा। क्योंकि अब तक हम सबको सिर्फ यही दिखाया गया कि ईरान टेररिस्ट को फंड करता है, ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने जा रहा है, ईरान पूरी दुनिया को न्यूक्लियर वॉर की तरफ ले जा रहा है। States like these constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. और जहां पूरी दुनिया इजराइल और अमेरिका को राइट समझती है, वहीं दुनिया ईरान को थ्रेट के रूप में देखती है। लेकिन दोस्तों, इस वॉर का असली गुनहगार ना ईरान है ना इजराइल है। इस वॉर का असली गुनहगार है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। The U.S. is involved much more directly. The U.S. has been hitting Iran for a very long time. Iran is today the world's leading state sponsor of terror. आपको ये सुन के हैरानी होगी कि जो अमेरिका आज ईरान को टेररिस्ट नेशन बोलता है, उसी अमेरिका ने एक जमाने में ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी गिफ्ट किया था। जो अमेरिका आज ईरान को टेररिस्ट नेशन कहकर बर्बाद करना चाहता है, उसी ईरान को अमेरिका ने कभी अपना बेस्ट फ्रेंड कहा था। जो अमेरिका आज ईरान के तेल को थ्रेट टू ग्लोबल पीस बोलता है, वही तेल कभी अमेरिका के पावर का इंजन हुआ करता था। Iran is an island of stability in one of the more troubled areas of the world. तो सवाल यह है कि जब अमेरिका और ईरान इतने अच्छे दोस्त थे, तो वो दुश्मन कैसे बन गए? अमेरिका की हिपोक्रेसी इस कहानी में कैसे सामने आती है और अमेरिका के दोगलेपन से दुनिया को क्या सीखना चाहिए, यही जानेंगे आज के इस वीडियो में। और आखिर में आप खुद फैसला कीजिए कि थ्रेट कौन है और विक्टिम कौन है। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 1950s में, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होते ही दुनिया के सुपर पावर्स को दो चीजों का एहसास होने लगा। पहला, जो देश तेल पर कब्जा करेगा वही दुनिया में राज करेगा, यानी ऑयल इक्वल पावर। और दूसरा, जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब होगा उसके साथ ही शांति की बात हो पाएगी, यानी न्यूक्लियर वेपन्स इज इक्वल्स टू प्रोटेक्शन। इसीलिए रसिया, चाइना, फ्रांस, यूके, अमेरिका, ये सारे पावरफुल कंट्रीज ने एक के बाद एक करके न्यूक्लियर टेस्टिंग करके अपने आप को न्यूक्लियर पावर बना लिया। अब इस रेस में एक तरफ रसिया था जिसके पास अपना तेल भी था और न्यूक्लियर बॉम्ब भी, और दूसरी तरफ अमेरिका और ब्रिटेन के कंपनीज दुनिया भर में तेल ढूंढने के लिए निकल चुकी थी। तभी स्टेज पर आया ईरान, जिसे अमेरिका ने अपना सबसे अच्छा दोस्त समझा, क्योंकि अमेरिका को ईरान से सिर्फ दो चीजें चाहिए था, वो था तेल और टेरिटरी। तेल इसलिए ताकि वेस्ट की फैक्ट्रीज और आर्मीज फंक्शन कर पाए, और टेरिटरी उन्हें इसलिए चाहिए था क्योंकि ईरान यूएसएसआर के बॉर्डर पर था। तो अगर यूएस ईरान पर कंट्रोल नहीं जमाता तो रशिया ईरान पर अपना कंट्रोल जमा लेता। ईरान और अमेरिका की दोस्ती इतनी अच्छी हुआ करती थी कि साफ ईरान को यूएस में रॉयल ट्रीटमेंट दिया जाता था। ईरान सिनेमाज में अमेरिकन मूवीज प्ले होते थे, यहाँ तक कि ईरान में वेस्ट का इतना इन्फ्लुएंस था कि ईरान के लोग वेस्टर्न कपड़े ही पहनते थे। इस रिश्ते के रूल्स काफी सिंपल थे। ईरान अमेरिका को चीप ऑयल देता और अमेरिका ईरान को वेपन्स, कैश और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देता। जी हाँ, आज जो अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्रेस को लेकर इतना चिंतित है, वही अमेरिका पहले ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी गिफ्ट कर रहा था। तो सवाल यह है कि जब अमेरिका और ईरान इतने अच्छे दोस्त थे, तो आज ये दोनों दुश्मन कैसे बन गए? जब अमेरिका ने खुद ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का एक्सेस दिया, आज वही अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्रेस को लेकर इतना चिंतित क्यों है? वेल दोस्तों, इसके पीछे है जियोपॉलिटिक्स की एक दर्दनाक कहानी, और इस कहानी की शुरुआत होती है इस पार्टी से। जी हाँ, इस पार्टी से। दोस्तों, 1950s में जब ईरान अमेरिका अच्छे दोस्त थे, तब ईरान दुनिया के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज में से एक बना। 1950s और 60s में दुनिया को लग रहा था कि ईरान एक मॉडर्न सुपर पावर बन जाएगा। जीडीपी 8 to 9% से ग्रो करने लगी, हाईवे बनने लगे, स्काई स्क्रेपर्स खड़े होने लगे, और तेहरान में अमेरिकन कार्स, फैशन शोज, शॉपिंग मॉल्स, सब कुछ दिखाई देने लगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये थी कि ये सब एक वेस्टर्न वहम था, क्योंकि एक तरफ जहां ईरान की अमीर जनता पार्टीज और मॉल्स में व्यस्त थी,
वहीं दूसरी तरफ ईरान के गरीब लोगों की हालत इतनी खराब हो गई कि रूरल एरियाज में आधे लोगों के पास बिजली तक नहीं थी। महंगाई तेजी से बढ़ने लगी, अनएम्प्लॉयमेंट और भुखमरी फैलने लगी और जहां अमीर लोग मजे कर रहे थे वहीं आम जनता की जिंदगी बर्बाद थी। और जब दुनिया ईरान के डेवलपमेंट के लिए ताली मार रही थी, ईरान के लोग भूखे, बेरोजगार और गुस्से से भरे हुए थे और तेल का सारा पैसा वेस्टर्न कंपनीज को मिल रहा था। और फिर 1971 में आया ईरानियन लोगों की ब्रेकिंग पॉइंट, जब 1971 में शाह ईरान ने एक पार्टी थ्रो करी जो दुनिया ने कभी देखी नहीं थी। इसे कहा जाता है द पार्टी ऑफ द सेंचुरी। और इस पूरी पार्टी का खर्चा उस जमाने में था $100 मिलियन, यानी कि आज के डेट में 8000 करोड़। और ईरानियन लोगों ने यह भी सुना कि 1000 किलो खाना इस पार्टी में बर्बाद किया गया। जरा सोचिए दोस्तों, जहां एक तरफ गांव के लोग भूखे मर रहे थे, लोगों के पास बेसिक दवाई तक नहीं थी, बच्चों को 2 वक्त की रोटी के लिए तड़पना पड़ रहा था, और दूसरी तरफ शाह ईरान पेरिस से 18000 किलो खाना इंपोर्ट करवा रहे थे। एक तरफ देश की जनता लाइन में खड़ी थी राशन के लिए और दूसरी तरफ गोल्ड कटलरी और सिल्क टेंट्स में पार्टी चल रही थी। एक तरफ माँ अपने बच्चों का इलाज नहीं कर पा रही थी और दूसरी तरफ शाह के गेस्ट इंपॉर्टेंट वाइन और पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। ये सिर्फ भेदभाव नहीं था, बल्कि ये पब्लिक के मुंह में थप्पड़ था, थप्पड़। यही थप्पड़ एक दिन इतना जोर से लगा कि ईरान के सड़कों पर लोग चिल्लाने लगे। In 1979, a revolution topples Iranian ruler Shah Mohammad Reza Pahlavi, and with that, a monarchy of more than 2,500 years. और धीरे धीरे करके 1979 तक एक ऐसा रेवेलियन खड़ा हुआ कि शाह ईरान को डिथ्रोन किया गया और शाह ईरान को ईरान से भागना पड़ा। और इस रेवेलियन को एक ऐसे इंसान ने लीड किया जिसका नाम था आयतुल्लाह खोमेनी। His fiercest opponent, Ruhollah Mousavi Khomeini. The Ayatollah becomes the bearer of hope for all those who are against the Shah. और जैसे ही खोमेनी पावर में आए, खोमेनी ने 3 ऐसे फैसले लिए कि अमेरिका ईरान का कट्टर दुश्मन बन गया। सबसे पहला फैसला था ईरान को एक इस्लामिक रिपब्लिक बनाना। खोमेनी ने आते ही ईरान का पूरा सिस्टम बदल दिया। अब वहां ना कोई लोकतंत्र बचा था और ना ही कोई राजा। जो देश कल तक अमेरिका के इशारों पर चल रहा था, आज वो कह रहा था कि ईरान में शरिया लॉ इंप्लीमेंट किया जाएगा। दूसरा बड़ा झटका आया कुछ महीने बाद, जब तेहरान में अमेरिकी एम्बेसी पर हुआ हमला। ईरानियन स्टूडेंट ने 52 अमेरिकन को 444 दिन तक हॉस्टेज बना लिया। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि खोमेनी इस मामले को खुलकर सपोर्ट कर रहे थे। इनफैक्ट उन्होंने ये भी बोला, अमेरिका इमाम अजीज मुसलमान अमेरिका शैतान बुजुर्ग है, यानी सबसे बड़ा शैतान। और तीसरा फैसला था तेल पर कब्जा। खोमेनी ने ऐलान कर दिया कि अब ईरान का तेल सिर्फ ईरान के पास होगा। सारे अमेरिकन और ब्रिटिश तेल कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए और इसी तेल के जरिए ईरान ने अमेरिका के ताकत को ओपन चैलेंज किया। इनफैक्ट खोमेनी इतने एंटी अमेरिकन थे कि उन्होंने अमेरिका के भेजे हुए सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स को शट डाउन कर दिया और सारे ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट को सस्पेंड कर दिया। ईरान ने बोला ना अमेरिका का पैसा चाहिए ना ही उनकी टेक्नोलॉजी, ईरान अब खुद के दम पर चलेगा। ईरान को बेसिकली न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में इंटरेस्ट तो था ही नहीं, लेकिन इसके बाद अमेरिका ईरान पर इतना गुस्सा हो गया कि अमेरिका ने ईरानी लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। जिसके बाद अमेरिका ने एक इंसान को फंड किया जिसने ईरान को बर्बाद कर दिया। ये इंसान था इराक का डिक्टेटर सद्दाम हुसैन। और यहीं से शुरू हुआ दोस्तों ईरान इराक वॉर, जो चली लगभग पूरे 8 साल। In September 1980, Iraq invades Iran. Iraqi leader Saddam Hussein is convinced that now is the time to strike. दोस्तों इस वार में अमेरिका ने इराक को इस हद तक सपोर्ट किया कि इराक को लाखों करोड़ डॉलर्स दिए गए, केमिकल वेपन्स के रॉ मटेरियल सप्लाई किए गए, यहाँ तक कि यूएस ने इराक को रियल टाइम सैटेलाइट इमेजरी भी दे दिया, जिससे इराक को ईरान के ट्रूप मूवमेंट्स, बेस लोकेशन और मिलिट्री सप्लाई चेन तक पता लगे। ये वॉर इतनी दर्दनाक थी कि दोनों साइड मिलाकर लगभग 5 लाख लोग मारे गए थे और ईरान की इकोनॉमी इतनी बर्बाद हो गई कि हजारों लोग भूख से मरने लगे। और आपको पता है सबसे हैरानी की बात क्या है? जब सद्दाम हुसैन ईरान पर अटैक कर रहा था तो अमेरिका उसके कंधे पर हाथ रख के बोल रहा था गुड जॉब।
उसको पैसे दिए गए, वेपन्स दिए गए और पूरा सपोर्ट दिया गया। लेकिन जैसे ही सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर कब्जा किया, अमेरिका ने तुरंत पलटी मार दी। अमेरिका ने 30 कंट्रीज के साथ मिलकर कुवैत को इन्वेड किया और फिर इराक पर ऐसे एयर स्ट्राइक किए कि इराक भी बर्बाद हो गया। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 2006 में उसी सद्दाम हुसैन को यूएस के सपोर्ट द्वारा सरेआम फांसी में चढ़ा दिया जाता है। इसके बाद ईरान ने बोला कि अब हम बनेंगे मिडिल ईस्ट का न्यूक्लियर पावर।